हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। आज हम सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन व उनकी व्याख्या सहित प्रश्नों को देखेंगे। और आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। उम्मीद नहीं, आशा ही नहीं, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। आइए शुरू करते हैं देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन है आपका, मेगस्थनी जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखा था, मूल रूप से किस देश के? पुर्तगाल, मिस्र, ग्रीस या तुर्की? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीस या यूनान, भी ऑप्शन में रहेगा, आप कर सकते हैं। ठीक। और ये किसके, अगर इसकी बात किया जाए तो ये जो है सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। किसके राजदूत थे? तो निकेटर के। यहाँ पे हम शार्ट में लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। निकेटर के राजदूत थे। और किसके कार्यकाल में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका है। कभी कभी कूट में दे देता है कि इसने अपनी पुस्तिका में किसका वर्णन नहीं किया था। तो भारत में दास प्रथा है कि नहीं, इसका वर्णन इसने नहीं किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा कौन सा है? 11वां, 13वां, 12वां या 14वां? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 13वां हो जाएगा। ये इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें में, और ये सबसे बड़ा शिलालेख है। नेक्स्ट बात किया जाए तो निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय से सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? जहांगीर, बाबर, शाहजहां, हुमायूं? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा हुमायूं की। ठीक। लेनपुल ने कहा था कि जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। अब कुछ और फैक्ट देख ले रहे हैं। तो हुमायूं नामा की बात किया जाए, हुमायूं नामा तो ये किसने लिखा था? ये गुलबदन बेगम ने इसकी बहन थी। ठीक। अगर बात किया जाए 1539 में कौन सा युद्ध इसने लड़ा था? ये चौसा का युद्ध लड़ा था। चौसा का किसके किसके बीच में लड़ा था? तो ये शेर शाह के बीच में, अफगान शासक शेर शाह। ठीक। और 1540 में अगर बात किया जाए तो इसने बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध लड़ा था। ठीक। शेर शाह के बीच में इसने खदेड़ दिया इसको। ये भारत से बाहर निर्वासित हो गया, 15 साल तक निर्वासित रहा। और एक 1555 में पूछ देता है, तो 1555 में इसने सरहिंद का युद्ध लड़ा था। कि कौन सा युद्ध? सरहिंद का युद्ध लड़ा था। ठीक है। और उक्का या आग्नेय चलाते समय जो है शेर शाह की मृत्यु हुई थी। और कलिंजर बादा में इसका जो है इसकी मृत्यु हुई थी। अगला देखते हैं, इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन क्या है। अब दिया है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? हेमू, फैजी, अबुल फजल या बैरम खां? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बैरम खां था। ठीक। बैरम खां था। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। ठीक। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो ये 1542 में राजा बिरसाल के महल में हुआ था, अमरकोट में, याद रखिएगा। और इससे संबंधित जो है और अगर तथ्य देखा जाए तो इसने जो है अकबर ने 1576 में, ठीक, कौन सा युद्ध लड़ा था? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है। अगर बात किया जाए, ये तो इसके दरबारी थे। अगर बात किया जाए कि इसने दास प्रथा का कब अंत किया था, तो दास प्रथा का अंत कब किया था? 1562 में दास प्रथा बैन किया था। अगर बात किया जाए 1563 में, 1563 की बात किया जाए तो ये तीर्थ यात्रा कर, ठीक, तीर्थ यात्रा कर इसने बैन लगाया था। जजिया कर की बात किया जाए तो 1564 में जजिया कर, याद रखिएगा, क्रम याद रखिए, 62, 63, 64, दास प्रथा, तीर्थ यात्रा, जजिया कर। ठीक। अगर बात किया जाए कि इसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की, तो सीकरी की स्थापना कब किया था? 1571 में किया था। अगर बात किया जाए इबादत खाने की, इबादत खाना जो है
खाना जो है ये 1575 में किया था। कब किया था? 1575 में। और दीन इलाही धर्म जो है 1582 में स्थापित किया था और 1583 में शुरू किया था। ठीक, तो ये इतना तथ्य जो है इससे रिलेटेड याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके किनके बीच में लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है किसके बीच में लड़ा गया था? तो अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। प्रथम की बात किया जाए तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। और थर्ड की बात किया जाए तो ये 1700, ये कब लड़ा गया था? प्रथम युद्ध 1526 में, और थर्ड युद्ध तो 1761 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में लड़ा गया था। तो इसका जवाब ये हो जाएगा। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? ये कौन था? करजन था। 20 जुलाई जो है 20 जुलाई 1905 को इसने विभाजन की घोषणा की। और लागू कब किया था? तो इसने जो है लागू किया था 16 अक्टूबर को। ये 16 अक्टूबर को इसने लागू किया था 1905 को। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका करजन हो जाएगा। ठीक, इसका कार्यकाल बात कर लिया जाए तो इसका कार्यकाल कब से कब तक है? तो ये 1899 से 1905 तक है। और इसकी बात किया जाए तो ये जो है 94 से 1800 ये 1905 यहाँ कर लीजिए। 1894 से ये आपका ये 99 तक है, यानी 99 तक है। यानी करजन के पहले एल्गिन द्वितीय था। मिंटो प्रथम की बात किया जाए तो ये 1807 से 13 तक था। और इसके समय सबसे प्रसिद्ध क्या है? अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि ये कब हुई थी? 1809 में हुई थी, राणा रणजीत सिंह के समय। ठीक, तो बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? तो 1911 में हुआ था। याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों का पहला बड़े पैमाने पर बिल्लोर विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1812, 1806, 1800 या 1813। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1806। और अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को धार्मिक रूप से प्रतिबंध लगाया था। यानी धार्मिक प्रतीक चिन्हों के प्रयोग से जो भी अपना प्रतीक चिन्ह है उस पर प्रतिबंध लगाया था, इसलिए बिल्लोर विद्रोह ये हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, मेरठ छावनी में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 8 मई 1857, 11 मई 1857, 10 मई 1857 या 9 मई 1857? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 मई 1857। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? लोकसभा के आपका जीवी मावलंकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अनंत शयनम अयंगर या डॉक्टर पीवी चेरियन? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जीवी मावलंकर। ठीक, ये पहले प्रथम अध्यक्ष थे। और 15 मई ठीक 1952 से, यहाँ 52 से, और ये 1756 तक थे। 1956 तक थे। 1952 से 1956 तक थे, पदासीन थे। ठीक, और इनके बाद जो है अनंत ये शयनम आए थे। ठीक, शेष कार्य इनकी, क्योंकि बीच में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए कभी कभी देखते होंगे दोनों लोगों का नाम देता है। तो प्रथम पे मारेंगे जीवी मावलंकर, लेकिन इनकी मतलब कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। बाकी शेष कार्यकाल इन्होंने देखा था, अनंत शयनम ने देखा था। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल जो है सबसे अधिक रहा है? तो ऑप्शन है आपका डॉक्टर GS ढिल्लन, डॉक्टर मीरा कुमार और डॉक्टर बलराम जाखड़ या हुकुम सिंह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 110 का? ऑप्शन सी,
डॉक्टर बलराम जाखड़। और लोकसभा अध्यक्षों में सर्वाधिक कार्यकाल की बात किया जाए तो इन्हीं का रहा है। और ये कब किस समय थे, तो 1980 से ये 89 तक थे। कब थे, 1980 से 89 तक ये 7वीं और 8वीं, यानी 7वीं और 8वीं जो है 8वीं लोकसभा के दौरान ये अध्यक्षता इन्होंने किया था। और 16वीं की बात किया जाए तो 16वीं में सुमित्रा महाजन थी। 16वीं में सुमित्रा महाजन थी। और 17वीं में वर्तमान में 17वीं में कौन है, ओम बिरला है। कौन है, ओम बिरला। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यों की सेवानिवृत्ति हो जाती है। तो इसका ऑप्शन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, और देखिए अनुच्छेद 80 के तहत, अनुच्छेद जो है 80 के तहत अगर बात किया जाए तो राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 238 238 निर्वाचित और 12 मनोनीत होते हैं। 12 जो है मनोनीत होते हैं, ये सदस्यों से मिल करके ये बनती है। और राज्यसभा की बात किया जाए, राज्यसभा की, तो ये अस्थाई होती है, ये अस्थाई होती है। और 1/3 जो है, 1/3 ये 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में, ठीक, 2 वर्ष में सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। कार्यकाल की बात किया जाए तो 6 वर्ष होता है। कितना होता है, 6 वर्ष होता है। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये कभी भंग नहीं होती है। ठीक, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, निम्नलिखित को कैबिनेट स्तर का दर्जा किसे प्राप्त होता है। इसका ये आसान क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा विपक्ष का नेता। इसको कैबिनेट स्तर का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किसे निम्न स्थानों में किसे एमराल्ड द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे है, ये बंगाल की खाड़ी में है। और ये लगभग जो है 572 द्वीप समूह इसमें हैं, जिसमें 550 जो है अंडमान और 550 जो है अंडमान में है, और 22 जो है 22 आपका निकोबार में है। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, एमराल्ड द्वीप कहते हैं, द्वीप समूह कहते हैं। ठीक, और इसकी राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर है। कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन है आपका लिपुलेख दर्रा, सिप्ला दर्रा, नीति दर्रा और मुलिंगला दर्रा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 114 का ऑप्शन बी सिप्ला दर्रा। ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। अब मानानीत लिपुलेख की बात किया जाए तो ये कहाँ पे है, मानानीत लिपुलेख की बात किया जाए तो ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय पर्वत चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। अगर कम की बात किया जाए तो इसका कंचनजंगा दिया हुआ है, नंदा देवी, कामेट और मुकुट पर्वत। तो इनकी लंबाई की बात किया जाए तो कंचनजंगा की लंबाई कितनी है, तो 8598 है। ठीक, नंदा देवी की बात किया जाए तो ये 7816 है। अगर कामेट की बात किया जाए तो इसकी लंबाई कितनी है, 7756 है। ठीक, और इसकी बात किया जाए, मुकुट पर्वत की बात किया जाए तो 7242 मीटर है। ठीक, तो याद रखिएगा इसमें विकल्प के अनुसार कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, थार है, सहारा है, गोबी है, मुजावे है। तो
इसका आप जवाब दीजिए 116 का। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सबसे बड़े की बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये लगभग 3.6 मिलियन वर्ग मीटर, मिलियन जो है वर्ग मीटर है। ये कहाँ पे है? अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में, याद रखिएगा। सहारा का मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका। यहाँ उत्तरी अफ्रीका मतलब ये आपका जो है, अगर अफ्रीका ये है, अगर बात किया जाए तो इस वाले एरिया में। कहाँ पे है? इस वाले एरिया में। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इसको मिलान करना है, तो इसको मिलान करिए। देश और राजधानी है, तो देखिए तंजानिया, तंजानिया का हो जाएगा डोडोमा हो जाएगा। अगर केनिया की बात किया जाए तो केनिया में नैरोबी हो जाएगा, ये नैरोबी। नामीबिया का हो जाएगा आपका विंडहॉक हो जाएगा। मोरक्को का रबात हो जाएगा। इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा, और बी का 2 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, और डी का 1 हो जाएगा। यानी 2 3 4 1, 2 3 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? तो सहारा रेगिस्तान में अल्जीरिया है, लीबिया है, नाइजीरिया या मिस्र है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 118 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नाइजीरिया इसमें नहीं है। सहारा मरुस्थल की बात किया जाए तो इसमें अल्जीरिया होता है, अल्जीरिया होता है, चाड होता है, लीबिया, मारितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र, मोरक्को तक ये फैला हुआ है। नाइजीरिया नहीं है इसमें, नाइजीरिया नहीं है। अगर नाइजर रहता, नाइजर ये है आपका, नाइजर है लेकिन नाइजीरिया नहीं है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, देश बंधु किसे कहा जाता है? देश बंधु, तो 119 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी आर दास को कहा जाता है देश बंधु। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है। भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है सी आर चित्तरंजन दास इनको कहा जाता है। ठीक, दीन बंधु किसको कहा जाता है? अगर ये तो देश बंधु है, लेकिन अगर दीन बंधु की बात किया जाए, दीन बंधु तो सी एफ एंड्रूज को कहा जाता है, एंड्रूज को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में राजस्व व्यय का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में 120वां का जवाब दीजिए। तो राजस्व व्यय का उदाहरण है, राजस्व व्यय का उदाहरण है। ऑप्शन है फैक्ट्री, शेड निर्माण, जमीन खरीद, एक प्रिंटर की मरम्मत या एक नई मशीन की स्थापना। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? एक प्रिंटर की मरम्मत। ठीक, राजस्व व्यय के से अभिप्राय है कि सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप न तो सरकार को परिसंपत्ति का निर्माण होता है और न ही देयता में कमी होती है। जैसे आपका वृद्धा पेंशन एक वृद्धा पेंशन हो जाएगा, या ऋण भुगतान, वृद्धा पेंशन हो जाएगा ऋण भुगतान पर किए गए व्यय, यानी या जो ऋण भुगतान पे किए गए व्यय, ये भी इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका 121 का जवाब दीजिए। इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो ऑप्शन है आपका सारनाथ, वाराणसी, वृंदावन या आगरा। तो 122 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये आपका सी हो जाएगा, वृंदावन, यानी मथुरा भी ऑप्शन रहेगा तब भी कर सकते हैं। मथुरा या वृंदावन, ये उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन शहर में है, और बांके बिहारी कृष्ण का ही एक रूप है जो इस मंदिर में प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट है अपना देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। उत्तर प्रदेश खाली स्थान है में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश और अपनी कार्यविधि की
नींव रखी थी? तो इसका ऑप्शन है कुशीनगर, सारनाथ, संकिसा या श्रावस्ती। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 123 का सही जवाब आपका हो जाएगा सारनाथ। कहाँ पे? सारनाथ। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। याद रखिएगा, पहला उपदेश दिया था। और अपनी कार्यविधि की नींव जो है रखी थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के उपरांत सर्वप्रथम ऋषिपत्तनम, वर्तमान में सारनाथ, ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है, पहुंचे। यहाँ 5 ब्राह्मणों को, याद रखिएगा, 5 ब्राह्मणों को, 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सर्वप्रथम उपदेश दिया था, जिसे प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता था? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता था। धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रवर्तन, यहाँ पे तन कर लीजिए, प्रवर्तन कहा जाता था। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, देखिए। रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के खाली स्थान है किस शहर में है? रूमी दरवाजा लखनऊ है, फतेहपुर सीकरी है, आगरा है या अलीगढ़ है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? लखनऊ में है। रूमी दरवाजा ये लखनऊ में है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह 60 फीट ऊंचा है। कितना है? 60 फीट ऊंचा है। एक दरवाजा है जिसे नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था। किसने बनवाया था? आसफुद्दौला ने। आसफुद्दौला ने कब बनवाया था? 1784 से 86 के बीच में इसे बनवाया था। याद रखिएगा। अवध वास्तुकला का प्रतीक इस दरवाजे को तुर्किश गेट वे भी कहा जाता है। इसको जो है तुर्किश ये गेटवे भी कहा जाता है। तुर्किश गेटवे भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है इखलास खां का रोजा यानी मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में है? मेरठ है, सहारनपुर है, झांसी है, बदायूं है? तो इसका सही हो जाएगा आपका बदायूं हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बदायूं हो जाएगा। इसका निर्माण जो है 1094 हिजरी, यानी हिजरी की बात किया जाए तो 1094 हिजरी में नवाब इखलास खां की पत्नी द्वारा उनकी याद में ये बनवाया गया था। तो खैर इसको बस याद रखिए। इखलास खां का रोजा या मकबरा कहाँ पे है? बदायूं में है। बस इतना ही याद रखिए। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 मंजिला पागल बाबा का मंदिर मिलेगा? वृंदावन, वाराणसी, सारनाथ या चित्रकूट? तो 126 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? वृंदावन में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? वृंदावन में। ये 10 मंजिला मकान है। इसमें भगवान कृष्ण के अलग अलग अवतारों से समर्पित अलग अलग मंजिलों पे उनकी मूर्तियां हैं। तो अगला देखते हैं। अगला है अवध। यहाँ अवध के निम्नलिखित किस नवाब ने लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? तो इसका आप सही जवाब दीजिए। आसफुद्दौला, आसफ जहां मिर्जा या शुजाउद्दौला या यामित उद दौला? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 127 का इसका सही जवाब ए हो जाएगा। आसफुद्दौला ने बनवाया था। याद रखिएगा। रूमी दरवाजा भी इसने बनवाया था और ये बड़ा इमाम बाड़ा भी बनवाया था। ठीक, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहीं पे केसर बाग है, इमाम बाड़ा है, रेजिडेंसी, घंटागढ़ इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो याद रखिए। नेक्स्ट है देखते हैं ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंगे आज़ादी पार्क कहा जाता है, ये कहाँ पे है? झांसी है, मेरठ है, अमृतसर है या इलाहाबाद में है? तो ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंगे आज़ादी पार्क के नाम से जाना जाता है, ये आपका मेरठ में। कहाँ पे है? मेरठ में। याद रखिएगा, मेरठ जनपद में है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है ये निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग डाटा संग्रहित करने या व्यवस्थित करने में हेर फेर यानी गणितीय गणनाओं में किया जाता है? तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? हेर फेर करने में किया जाता है। 129 है ना, 129 का एक्सेल हो जाएगा। एक्सेल जो है इसका एक्सटेंशन नेम .xlx होता है। ठीक, और इसमें जो है गणितीय गणनाएं कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम देखते हैं पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन फाइल पीपीटी फाइल बनाते हैं। ठीक, याद रखिएगा। फायरफॉक्स में जो है अपना वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो है अपना जो फाइलें होती हैं
डाटाबेस फाइल है उनको हम तैयार करते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, इसको बताइए, परिधीय उपकरण कार्यक्षमता को जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट होते हैं, निम्नलिखित में कौन से परिधीय उपकरण नहीं है। इसको सीधे याद रखिए, पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। पेरिफेरल डिवाइस में आपका एक इनपुट डिवाइस आ जाता है, इनपुट डिवाइस, और एक आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में आपका माउस, कीबोर्ड और स्कैनर होता है। आउटपुट में आपका मॉनिटर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, इत्यादि ये सब। तो देखिए, माउस है, स्कैनर है या प्रिंटर भी है। मदरबोर्ड इसमें नहीं आता है, मदरबोर्ड इसमें नहीं आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक उपाय नहीं है जिसे एक वायरस आपके कंप्यूटर में संक्रमित कर सकता है। तो इसका जवाब आप कर दीजिए। इसका जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, एक चीज़ आपको बता दें कि कंप्यूटर में कोई डिवाइस जब कनेक्ट करेंगे तभी उसमें वायरस जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि अन्य उपयोगकर्ताओं के संगीत संचिकाएँ या फाइल्स जिसको कहते हैं, छवियों को साझा करने। जब साझा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि लेन देन होगा, तो इसमें वायरस जाएगा, तो ये आपका नहीं होगा। इसमें दिया है ईमेल, स्पैम ईमेल या ईमेल संलग्न खोलना। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई ईमेल कोई भेज रहा है, कोई मैसेज खोल रहा है, हम उसको डाउनलोड करेंगे तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इससे भी वायरस जाएगा। निःशुल्क गेम या टूलबार्स, मीडिया प्लेयर्स या अन्य जो प्रणाली उपयोगिता है, इनको डाउनलोड करेंगे तो फाइल आपके कंप्यूटर में आएगी। अब ये बचा ये ऑप्शन, प्रलेख और पीडीएफ की संचिकाएं फाइल बनाना, यानी कोई पीडीएफ आप बना रहे हैं तो इसे कोई आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की, अब यहाँ पे दिया है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी यानी सेकेंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी। ठीक, देखी गई थी। तो 132 का सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 1957 से 1962 के बीच में। अब देखिए, फर्स्ट जनरेशन की बात किया जाए तो इसमें कौन सी डिवाइस का, इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। इसमें फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था दूसरी पीढ़ी में, और पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब। दूसरी में देखा जाए तो इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था, ट्रांजिस्टर का। और थर्ड जनरेशन में देखा जाए, थर्ड की बात किया जाए तो इसमें आईसी का प्रयोग होता था। क्या? आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ में जो है VLIC का प्रयोग होता था, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का जो है। अब पांचवी पीढ़ी जो है, पांचवी पीढ़ी में जो है आपका मानव सदृश गुणों को समावेश करने का, यानी आपका जैसे रोबोट वगैरह हैं, ये सब जो है टेक्नोलॉजी जो है पांचवी पीढ़ी में डालने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, तृतीय पीढ़ी का जो है बात किया जाए, 133 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 133 का। नेक्स्ट देखते हैं, इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है। तो 134 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें जो है तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है, यानी सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए, सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, चला देखते हैं, दिया है यहाँ पे, किसे जो है निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। तो निकट, ये हाइपरमेट्रोपिया है या हाइपरोपिया है या मायोपिया है या एस्टिग्मैटिज्म है। ठीक, एस्टिग्मैटिज्म, ठीक, मैटिज्म। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 135 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मायोपिया हो जाएगा। ठीक, यानी निकट दृष्टि दोष के लिए मायोपिया इसको कहते हैं, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। और मायोपिया में इसमें जो है कौन सा नेत्र, ये अगर पूछ दिए तो इसमें कौन सा नेत्र जो है प्रयोग होता है, इसमें अवतल होता है। कौन सा? अवतल। और यहीं पे जो है हाइपरमेट्रोपिया जो है ये दूरदृष्टि है, दूरदृष्टि। इसमें जो है आपका प्रयोग होता है उत्तल, उत्तल याद रखिएगा। ठीक, इसमें उत्तल।
नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है, जंग पर जो है लगने वाले लोहे का भार क्या होता है, इसमें बढ़ता है, ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन का जो भार होता है वो बढ़ जाता है, तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है, पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किस मिश्र धातु में निम्नलिखित में, मतलब किसी मिश्र धातु में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है, तो 137 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 137 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी पारा का जरूरी है। जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। चांदी के पारद मिश्रण को दांत के छिद्रों में भरा जाता है, तो ये याद रखिएगा एक फैक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हमारे पेट में स्थित पाचक रस मुख्य रूप से होता है, ये क्या होता है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको HCl भी कहते हैं, ठीक। 138 का सी हो जाएगा, जिसको जठर रस, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया हुआ है, किस प्रक्रिया के दौरान सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, 139 का क्या हो जाएगा, यानी प्रकाश संश्लेषण एक जैविक क्रिया है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे जो है सौर ऊर्जा को जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो इस प्रकार जो है कौन सा आपका सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, नारंगी यानी जिसको संतरा कहते हैं, अब प्रचुर किसके लिए होता है, 140 का ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट तो होता नहीं है, प्रोटीन भी नहीं होता है, वसा भी नहीं, विटामिन होगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विटामिन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है, करंट का क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में किन दो राज्यों ने 7 दशक पुराने सीमा विवाद को हल करने के लिए नामसाई घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किया है, इसका असम, मेघालय, असम और पश्चिमी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम। 141 का सही आपका जवाब हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, असम और अरुणाचल, इन दोनों के मध्य में 804 किलोमीटर की सीमा रेखा है, आईसी को लेकर मामला काफ़ी देर से चल रहा था, तो इसके लिए जो है नामसाई घोषणा पत्र इस हस्ताक्षर हुआ है। नेक्स्ट है आपका, 15 अगस्त 2022 को किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पृथ्वी के लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में ध्वज फहराया, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा स्पेस किड्स इंडिया द्वारा जो है, और ये जो है युवा वैज्ञानिक तैयार करने का इसका जो है संकल्प है, और उसी क्रम में इसने जो है ये झंडा फहराया है, क्योंकि बहुत ही सराहनीय काम है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगस्त 2022 में किसे भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है, किसने, 143 का ऑप्शन दीजिए, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक, जगदीप धनखड़ ने। ये किस क्रम के हैं, 14वें क्रम के हैं, यहाँ देखिए 14वें क्रम के हैं, और इन्होंने किसे हराया था, तो मार्गरेट अलावा को हराया था, याद रखिएगा, मार्गरेट अलावा को हराया था। द्रौपदी मुर्मू हमारे यहाँ की राष्ट्रपति हैं। अब मुख्तार अब्बास नकवी की बात किया जाए तो अल्पसंख्यक जो है ये मंत्री हैं, ठीक। इस प्रकार अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, ऑप्शन है पेरिस, दोहा, दुबई या न्यूयॉर्क। 144 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, या दुबई जो है मतलब यूएई के दुबई में हुआ था, ठीक, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुआ था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का क्या नाम है, 145 का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। इसका जो है CTB जो है इसका नाम जो है परीक्षण का नाम दिया गया है, और ये जो है 2022 के अंत में शुरू होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, दिया हुआ है, मई 2022 में किस राज्य ने देश के पहले अमृत सरोवर का जो है उद्घाटन किया, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ने जो है शुरू किया है। अब पटवई, ठीक ना, पटवई ये जो है जगह है, पटवई ये कहाँ है, रामपुर जिला में है,
रामपुर, ठीक, यहीं शुरू हुआ है। और पूरे भारत में फर्स्ट पे कौन है, तो आपका यूपी है। और सेकेंड पे दिया जाए तो आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक, जम्मू कश्मीर। अगर यूपी में जिलों की बात किया जाए तो आपका खीरी है, कौन है, खीरी है, याद रखिएगा, ये प्रथम पे है, ठीक। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला है, जून 2022 में संपन्न भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी, ये 2021-22 का खिताब किसने जीता था। 147 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सही जवाब। मध्य प्रदेश ने किसको हराया था, मुंबई को हराया था, ठीक है ना, 6 विकेट से हराया था। और सरफराज खान को जो है इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था मुंबई की, ठीक। तो ये याद रखिएगा कौन जीता था और कहाँ हुआ था। नेक्स्ट है आपका 31वां सरस्वती सम्मान, ये 31वें की बात कर रहा है, तो किसे प्रदान किया गया, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा प्रोफेसर रामदरस मिश्रा। और ये जो है, मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, तुम कहाँ हो रसगुल्ले, ठीक, मैं तो यहाँ हूँ के लिए जो है ये मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता 149 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए ये आपका पृथ्वी है और ये यहाँ पे आपका विषुवत रेखा है ये, ठीक, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा तापमान रहता है। और यहाँ पे पर डे दोपहर में 12 से 2 के बीच में बारिश होती है, जिससे यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और ये जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के अंतर्गत ये आता है। टुंड्रा या ये सब तो ऊपर पाए जाएंगे, ये सब शीतोष्ण ये सब नहीं होंगे, इसको याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, दिया है, गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, तो इसका आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। इसका जो है कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। और इसका वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।